बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में ढेर सारी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक ख़बर है। तो अगर ख़बरों का इंट्रोडक्शन करवाने लगे तो हमारा जो आधा वीलॉग है तो वो तो ख़बरों के इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा। तो पहली ख़बर से हम अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले एक वज़ाहत मैं करना चाहूँगा। प्रीवियस वीलॉग में जो बहरिया टाउन से मुतल्लिक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की कि मलिक रियाज़ हुसैन साहब ने अपनी जो लीगल टीम है उसको चेंज कर लिया है और कल जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो बहरिया टाउन केस की समाअत करने जा रहा है, उसमें अब एतज़ाज़ एहसन और बैरिस्टर अली ज़फ़र की बजाय जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के जो साबिक वकील थे सलमान असलम बट, वो मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन की वकालत करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने वैसे तो 8 मिनट से लेके साढ़े 8 मिनट से लेके साढ़े 9 मिनट तक जो है अपनी वीडियो में इस लीगल टीम की जो तब्दीली है इस मामले का ज़िक्र किया था। लेकिन वाज़ेह तौर पे कहा कि सलमान हसन बट साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ के साबिक वकील हैं। लेकिन ग़ालिबन मैं बात समझा नहीं सका और मेरा ऐसा कोई मकसद, ऐसी मेरी नीयत नहीं थी कि मैं कोई बदनीयती किसी के साथ मंसूब करना चाह रहा था। ज़ाहिर सी बात है कि एतज़ाज़ एहसन साहब भी प्रोफेशनल लॉयर हैं, लेकिन अब तो वो वकालत में ख़ुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रखते। लेकिन सलमान हसन बट साहब भी प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन बात यह है कि थंबनेल में इस बात का जिक्र करना कि नवाज़ शरीफ के वकील की मलिक रियाज़ हुसैन ने वकालत या खिदमात हासिल कर लीं, अगर उस थंबनेल पे मैं ये लिखता कि मलिक रियाज़ हुसैन ने सलमान असलम बट की बतौर वकील खिदमात को हासिल कर लिया, तो किसकी दिलचस्पी होती? तो ये दिलचस्पी का एलिमेंट पैदा करने के लिए थंबनेल पे इस तरह का इंट्रोडक्शन या जो टाइटल लगाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि मलिक रियाज़ हुसैन ने जिस वकील की खिदमात हासिल की है, माज़ी में वो किसका वकील रह चुका है। इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं था या कोई सनसनी हम नहीं फैलाना चाहते थे। बस लोगों को पता चले, वजाहत हो जाए कि ये जो वकील मलिक रियाज़ को कल सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने आ रहा है, माज़ी में किसका वकील रह चुका है। और उस वीडियो लॉग में मैंने ये भी वजाहत की कि लीगल टीम को चेंज करने की, उसमें तब्दीली लाने की बज़ाहिर वजह क्या नज़र आती है। तो इस मामले पर जो मैं बात आप नाज़रीन तक पहुँचा नहीं सका या समझा नहीं सका, इस पे आपसे मैं माज़रत चाहूँगा। अब पहली खबर जो कि शहबाज़ गिल साहब की, मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि गज़ब करप्शन की कहानी। तो इस पे जो कल फ़ारूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज़ गिल साहब ने अमेरिका में बैठ के फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ एक वीलॉग किया। उस वीलॉग में शहबाज़ गिल साहब ने इल्ज़ाम लगाया फ़ारूक हबीब पे कि जब वो सियासत में आए थे या पीटीआई में जब थे और एमएनए नहीं बने थे, पार्लिमान में नहीं आए थे, तो उनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करता था। और जब वो पार्लिमान बने, रुकने कौमी असम्बली बने और जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो उनके पास लैंड क्रूज़र थी, बड़ी गाड़ियाँ थीं। तो उनकी बातों से वो ये कह रहे थे शहबाज़ गिल साहब, जो मुझे समझ आई, ग़ालिबन आप भी यही समझे होंगे, कि वो कह रहे थे कि बहुत पैसा बनाया है अपना जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने। तो ये तो डायरेक्टली जो है शहबाज़ गिल साहब एतराफ़ कर रहे थे खान साहब के दौर में उनके अपने पार्टी के लोग करप्शन कर रहे थे। लेकिन चलें, इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए ये जो इल्ज़ाम लगाया शहबाज़ गिल साहब ने, यही एक ख़बर जो है, हमारे एक सहाफ़ी हैं आबिद राही साहब, उन्होंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, फ़ारूक हबीब से मुतल्लिक इसी नोयत की खबर उन्होंने दी कि मुबैना तौर पे फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, मुबैना तौर पे वो पैसा बना रहे हैं। तो उस वक्त जब वो सहाफ़ी की खबर थी, आबिद राही साहब की खबर थी, तो पीटीआई के ट्रोल्स की जानिब से, पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से उस बावकार सहाफ़ी का मजाक उड़ाया गया, उसकी हत्या की गई, उसकी तौहीन की गई, उसको गंदी नंगी गालियाँ दी गई। आज खुद वही जो चीज़ है फ़ारूक हबीब से जो है वो पीटीआई के अपने लोग जो है मंसूब कर रहे हैं। यानी अगर किसी सहाफ़ी ने खबर दी जब हुकूमत में आप थे, तो तब तो वो हलाल हराम था। आज आप सब कुछ कह रहे हैं कि फ़ारूक हबीब ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कच्चा चट्टा खोल दिया है, तो आप फ़ारूक हबीब के ऊपर खुद बैठ के जो है उन पे मुबैना करप्शन का, अब तो मुबैना भी कह सकते हैं, जब खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये एक खबर आपके साथ जो मैंने शहबाज़ गिल का कहा, तो इसमें जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये जो बातें शहबाज़ गिल साहब कर रहे हैं, एक मैंने ग़ालिबन कोई कॉलम पढ़ा था, उस कॉलम में लिखने वाले ने यह कहा था कि शहबाज़ गिल साहब ने भी
हुकूमत में आके, मरकज़ में आके खूब मुबैना तौर पे पैसा बनाया है। और उसमें कालम निगार ने ये लिखा था कि जब शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद में आए थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनके पास गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब वो मुआविन ख़ुसूसी बने, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जगह दी गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी भी ले ली, लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने ले ली, फार्म हाउस भी बना लिया, प्रॉपर्टीज़ भी ले ली, प्लॉट भी ख़रीद लिए। तो इसी किस्म के इल्ज़ामात जो आज शहबाज गिल साहब जो हैं फ़ारूक हबीब पे लगा रहे थे, एक कॉलम में किसी कॉलम निगार ने इसी नोयत के इल्ज़ाम जो है वो शहबाज गिल साहब पे भी लगाए थे कि जब आए थे खाली हाथ थे, लेकिन जब गए थे झोलियाँ और जेबें मुबैना तौर पे भर के गए थे। तो एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा नाज़रीन, आज असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया है। इस वीलॉग में कुछ हक़ाइक़ जो हैं मेरे ख़्याल से उस तरीके से बयान नहीं किए गए जो बयान होने चाहिए थे। इस वीडियो लॉग में असद तूर साहब ने साथ लिया हसनात मलिक साहब को, साथ लिया नासिर इकबाल साहब को और हमारी बहन रिपोर्टर मरियम नवाज़ को। और उसमें एक एनालिसिस किया गया जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एक माह की कारकर्दगी का, कि एक माह की कारकर्दगी कैसे रही। और ये मेरे ख़्याल से असद तूर की तरफ से एक ज़्यादती की गई, क्योंकि अब तो काजी फ़ैसल साहब मुकम्मल तौर पर जो अख्तियारात बंदियाल साहब के पास थे वो अख्तियार उनके पास नहीं, वन मैन शो उनके पास नहीं। अब तो एक कमेटी केसेस को लगाने का फैसला करती है। दूसरा बात यह है कि आप एक माह की कारकर्दगी का जायज़ा तब लें जब एक महीना प्रॉपरली हो चुका हो। अब जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने जब मनसब संभाला तो क्या हुआ, मनसब संभालने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दिया। अब फुल कोर्ट 18 सितंबर को बैठा, प्रैक्टिस एंड पुजर केस की समाअत करना थी, लेकिन वो केस जिसको वो उसी रोज़ काजी फ़ैसल साहब निपटाना चाह रहे थे वो लंबा हो गया। 18 सितंबर से चला, वो आ गया 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से चला वो आ गया 9 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर को समाअत हुई, 10 अक्टूबर को समाअत हुई, 11 अक्टूबर को जाके प्रैक्टिस एंड पुजर केस का फैसला हुआ। तो अभी एक महीना तो काजी फ़ैसल साहब का इसी केस का फैसला करने में गुजर गया कि कैसे केसेस लगेंगे, किस नौयत के केसेस लगेंगे, आर्टिकल 184(3) का क्या होगा। तो महीना तो इसी मामले को निपटाते गुजर गया। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती थी कि आप उस केस के होते हुए जो 11 अक्टूबर को डिसाइड हो रहा है, आप काजी फ़ैसल साहब की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कही असद तूर साहब ने कि जो पेंडेंसी है वो आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में कम हुई थी। ग़ालिबन ये हक़ाइक़ के से हट के बात की असद तूर साहब ने। दरअसल आसिफ सईद खोसा साहब ने एक टेक्निकल एक चीज़ की थी, जो पेंडेंसी थी उसमें एक टेक्निकल एक टर्म मुतारिफ़ कराई थी, या एक टेक्निकल ऐसी चीज़ की थी जिससे पेंडेंसी कम हुई थी। वो क्या थी? वो ये था कि ये जो केसेस में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आती हैं, उन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों को अलग से एक केस का नंबर लगा करता था। तो आसिफ सईद खोसा साहब ने यह किया था कि जैसे 4000 की पेंडेंसी कम हुई थी, 4, साढ़े 4 या 5000 की, कि वो जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें किसी केस में आती थी जिनको अलग से नंबर लगता था, उनको नंबर कहा गया कि अलग से केस का नंबर नहीं लगेगा, बल्कि उसी केस में वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो कंसीडर की जाएगी। यानी एक केस में खोसा साहब से पहले अगर एक केस में 8 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आती थीं तो वो एक केस और प्लस जो 8 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें, ये 9 केसेस बन जाते थे। लेकिन खोसा साहब ने उसमें टेक्निकलिटीज़ ये की, उसमें वजाहत की कि नहीं, ये एक केस ही रहेगा। एक केस में अगर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आती हैं तो इसको आप 9 नहीं कहेंगे, इसको आप एक केस ही कंसिडर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर उसमें ये भी तय किया गया कि अगर किसी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वहाँ पे 6 सारिफ़ीन हैं, या जैसे कि अभी ये फ्यूल एडजस्टमेंट का केस था, जो वहाँ पे 1090 लोग वहाँ पे गए लाहौर हाई कोर्ट में और 1090 लोगों के हक़ में फ़ैसला आया, तो यहाँ पे फिर 190 केस जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनकी तरफ से फ़ाइल किया गया, तो वो 1090 ही रहेंगे, लेकिन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जो हैं अलग से केस कंसिडर नहीं होंगी। तो ये इस तरीके से जो है खोसा साहब ने पेंडेंसी को वो नीचे लेके आए थे। और फिर उसमें इंतखाबात की बात की गई कि इंतखाबात के केसेस नहीं लग रहे, फ़ौजी अदालतों का केस नहीं लग रहा और सिविल लिबर्टी के केस नहीं लग रहे। भाई सिविल लिबर्टी के ऊपर तो कोई पटिशन लेके नहीं आया। दूसरा, काजी फ़ैसल साहब ने ये फैसला दे दिया है, बल्कि ओपन कोर्ट में फैसला सुना दिया है कि ये कौन सा केस लगना है, कौन सा केस नहीं लगना, ये रजिस्ट्रार ऑफिस फैसला करेगा। बेंचेस जो है, हम कमेटी जो 3 रुकनी कमेटी है वो बैठ के फैसला करेंगे। और फिर उसमें काजी फ़ैसल साहब ने यह भी कहा कि कौन से केसेस तरजीहात पे लगेंगे, कौन से केसेस प्रायोरिटी पे लगेंगे। इस हवाले से हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसको हेड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। उस कमेटी में मुनीब अख्तर साहब भी हैं। तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कमेटी ने 10 को दी है, 10 को देनी थी, पता नहीं वो रिपोर्ट दी है नहीं दी। उसके बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास होना था। फुल कोर्ट के इजलास में
ये तमाम चीज़ें कि आर्टिकल 184(3) के केसेस कैसे लगेंगे, 185(3) के कैसे लगेंगे, 188 के कैसे लगेंगे, वहाँ पे तय होना है। बाकायदा काजी फैसल साहब जो हैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बजाय इसके कि इतनी जल्दबाजी जो माजी में होता रहा आर्टिकल 184(3) के साथ या सुप्रीम कोर्ट में जो बंदियाल साहब के दौर में होता रहा। क्या आप भी ये चाहते हैं कि वही कुछ हो? तो फिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? और फिर इसमें फौजी अदालतों के हवाले से वैसे तो काजी फैसल साहब को चाहिए कि जो बाकी 5 जजेस बचे हैं, बंदियाल साहब रिटायर्ड हो गए हैं और आधे घंटे का केस बाकी बचा है, नया बेंच बनाने के बजाय उसी 5 रुकनी बेंच को जो कि 5 जज साहबान बैठे हैं उनको ये केस दें। आधे घंटे में ये केस जो है वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। आखिरी दिन यही था कि आधा पौना घंटा मांग रहे थे लतीफ़ खोसा साहब और तो मुख्तसर से दलाल ग़ालिबन अटॉर्नी जनरल साहब ने देने थे, तो केस कंक्लूड हो जाना था। तो ये मामला जो है ये भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचना चाहिए। अब दूसरी तरफ फौजी अदालतों को नाज़िम मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट समाअत कर रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज क्या फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, इस पर जवाब तलब कर लिया है वजारत कानून से। नाज़िम जब मैं वीडियो लॉग देख रहा हूँ, एक मरतबा फिर जो है वो हॉलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका पे भारी पड़ रहा है। 245 रन का ग़ालिबन टारगेट दिया है हॉलैंड ने और इस वक्त जो है मेरे सामने 44 रन पे 4 विकेटें जो है वो साउथ अफ्रीका की जो है वो डाउन हो चुकी हैं। 4 दिखा तो 3 रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चौथा भी आउट हो गया है। तो लगता है कि मरतबा फिर जो है जैसे T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका को हराया था हॉलैंड ने और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था, तो ये साउथ अफ्रीका लगता है कि एक बार फिर हॉलैंड के मुकाबले में मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा ये तो मैच के अख्ताम पे पता चलेगा, लेकिन नाज़रीन जिस तरीके से कल अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, इसका कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अगर आगे चल के पाकिस्तान विक्ट्री के ट्रैक पे आ जाती है। और आज अगर हॉलैंड ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, इसका भी अल्टीमेटली जो टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है जिसमें पाकिस्तान भी होगा, अगर विनिंग ट्रैक पे आ गया तो इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचेगा। अब आ जाते हैं जो बाकी की खबरें हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल शकूर साहब ने और जस्टिस सैयद अरशद अली साहब ने वजारत कानून से फौजी अदालतों के मामले पर जवाब मांग लिया है। और इसमें देखें जो पटिशनर गए हुए हैं, पटिशनर से अदालत ने पूछा कि बल्कि एक तो ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून है उस पर तो सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए थे। तो जज साहब ने कहा कि अगर दस्तखत नहीं किए थे और उनके दस्तखत करने के बाद कानून नहीं बना था, तो फिर सदर साहब ने ये जो कानून था इसको वापस क्यों नहीं भेजा? अगर दस्तखत नहीं करने तो फिर उस बिल को वापस भिजवा देते। और फिर ये भी पूछा कि यार जो ये जो केसेस चल रहे हैं और जो तरमीम हुई हैं आर्मी एक्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, वो क्या तरमीम है? तो दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि ये डिटेल जो है हमें वक्त दे दें, आइंदा समात पे आपको दे देंगे। तो ये तो दिलचस्पी है लोगों की फौजी अदालतों के केसेस में कि तैयारी भी अपनी करके नहीं जाते। इसके अलावा नाज़रीन दो अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात जो PTI के रहनुमा हैं शफकत महमूद, उनकी निगरान जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब शफकत महमूद साहब के घर गए थे और इस मुलाकात में बाहमी सियासी दिलचस्पी के अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। और शफकत महमूद साहब ने जो इस वक्त PTI को जिन हालात, जिन क्राइसिस का सामना है, जो एक तो उन्होंने कहा कि हमें बाकी तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन में जा चुकी हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो केसेस हैं PTI के ख़िलाफ़ उसमें उनको फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी अहम मुलाकात, इसको देखा जा रहा है कि निगरान वज़ीर जो है वो PTI के साबिक़ वज़ीर रहनुमा शफकत महमूद के घर गए और उनके साथ जाके मुलाकात की। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुलाकात हुई है। आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी कि PTI पे लोग ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों का कट होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए। और इस हवाले से सदर साहब को कोई पैगाम भी पहुँचाया गया है और सदर साहब ये कुछ करना भी चाहते हैं। तो इसी खबर के तनाज़ुर में जो अंसार अब्बासी साहब ने दी है, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं रऊफ़ हसन साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में उमैर न्याज़ी साहब भी जो कि खान साहब की लीगल टीम में शामिल हैं, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। नाज़रीन मौजूदा हालात में जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उस खबर के बाद इस मुलाकात को सियासी तनाज़ुर में एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम मुलाकात जो है वो करार दिया जा रहा है। अब उमैर न्याज़ी साहब लीगल टीम का हिस्सा हैं, सदर साहब ने वहाँ पर जो बातें की हैं और उसके बाद फिर जब लीगल टीम के इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती हैं तो वहाँ पर इस मुलाकात के हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा कि मामला चल क्या रहे हैं और मामला को सुधारा कैसे जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन एक सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं जिसका मैंने आज अपने X.ट्वीट में जिक्र भी किया था। और ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के बाद एक बड़ी अदालत के लगने का इम्कान है।
मामला नाज़रीन ये है, सब ने रिपोर्ट किया, इस एंगल को इस अंदाज से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने जो नैब तरमीम का फ़ैसला है उस फैसले पर अपील दायर कर दी है और ये अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दायर की गई है। इसके अलावा एक और पटिशनर हैं, शहरी हैं, जो कि मुतासरा फरीक हैं, ज़ुबैर अहमद सदीकी साहब। उन्होंने भी नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिया है। अब इस खबर के अंदर खबर क्या है? इस खबर के अंदर खबर यह है कि जो नैब तरमीम के खिलाफ फैसला आया था, ये बंदयाल साहब ने सुनाया था। इस बेंच में इजाज़ुल एहसन साहब थे, इस बेंच में मंसूर अली शाह साहब थे और 2-1 के तनासब से ये फैसला सुनाया गया। अब चूँकि फुल कोर्ट ने 10-5 के रेशो से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा है, तो पहली मरतबा ये अपनी नौयत की मुनफरद अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद साइलिन की जानिब से, मुतासरा फरीक की जानिब से शुरू कर दिया गया है और इस कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील आर्टिकल 185(3) में अपील दायर की गई है। अब इस अपील पे जो नीचे 3 रुकनी बेंच था, जब बेंच बनेगा इन अपीलों पे समाअत के लिए, तो वो 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनेगा। तो ये अपनी नौयत की मुनफरद अपीलें और इन अपीलों पर अपनी नौयत का मुनफरद बेंच बनेगा। और नजर सानी में आप नाज़रीन जानते हैं कि रिव्यू का दायरा बड़ा महदूद होता है। तो अब चूँकि राइट ऑफ अपील मिल चुका है, नजर सानी का जो राइट है वो अब अपील के बाद आएगा, तो इसमें स्कोप ज़्यादा होगा। इसमें तो तमाम जज साहबान नए होंगे, पहले वाले बेंच में नहीं बैठेंगे और अज़सर नौ जो है इस केस की समाअत का आगाज़ होगा। तो गालिब इम्कान ये भी है कि पहले वाला फ़ैसला टर्न डाउन हो जाए, नैब तरामीम को बहाल कर दिया जाए, लेकिन उसमें अभी बेंच बनना है, केस की फ़िक्स होने की तारीख भी आनी है और इस बात का इम्कान भी है कि हो सकता है कि बंदयाल साहब वाला फ़ैसला बरकरार रहे। लेकिन ये अपनी नौयत की मुनफरद अपीलें हैं जो 75-76 साल अदालती तारीख में पहली मरतबा आर्टिकल 184(3) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, APML आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात को रजिस्टर्ड सियासी जमातों से निकाल दिया गया और कहा गया कि उकाब का निशान अब इंतखाबी निशान के लिए दस्तियाब है। तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने दरख्वास्त दे दी इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि ये उकाब का निशान हमें दिया जाए। अब आपके साथ शेयर करेंगे जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई अडियाला जेल में, उसका कुछ मज़ीद अंदरूनी अहवाल हमें पता चला है, वो डिटेल, और कोर कमांडर इजलास हुआ है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सदारत में, उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले अडियाला जेल में साइफर केस की अंदरूनी समाअत का मज़ीद जो अहवाल है, इसमें नाज़रीन खान साहब ने एतराज़ किया जज साहब से, अब्दुल सना जुल्करनैन साहब से, कि मेरा जो है वो अडियाला जेल में ट्रायल ना किया जाए, ओपन कोर्ट में समाअत करें, आप अपनी अदालत में समाअत करें। तो जज साहब ने जवाब दिया कि जनाब आप खुद ही अपनी सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हैं, अडियाला जेल में आपका जो ट्रायल है वो सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल महफूज है। यानी अपनी की हुई बातें अपनी आज की बात के सामने आ गई कि पहले आप खुद सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार करते थे, तो उसी सिक्योरिटी कंसर्न के पेश नज़र यहाँ पे अडियाला जेल में जो ट्रायल है वो ज़्यादा महफूज है। और फिर खान साहब ने कहा कि मुझे घर का खाना दिया जाए, तो खान साहब ने कहा कि मुझे हो सकता है जहर दे दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि घर का खाना जब आएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा कि जिस गाड़ी के ऊपर या बाहर से जो खाना लेके आएगा उसमें जहर मिला हुआ नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? तो जब जज साहब ने यह सवाल पूछा तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं लाजवाब हो गए, क्योंकि घर का खाना तो बन जाएगा, घर का खाना जेल तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो खाना लेके आएगा उसने अगर कुछ आगे मिक्स कर दिया या जिसको आप हैंड ओवर करेंगे उसने कुछ और कर दिया, तो फिर कौन गारंटी देगा? तो जज साहब ने कहा खान साहब से कि ये जो जेल के लोग हैं जिनके पास आपकी सिक्योरिटी है, ये आपकी सिक्योरिटी के, आपके खाने के ज़िम्मेदार हैं, बेफिक्र हो जाएं। और फिर शाह साहब ने शिकायत की, शाह साहब ने कहा, माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, शाह साहब ने कहा कि मुझे कमर का दर्द है। तो जज साहब ने कहा कि पिछले समाअत पे हमने गद्दा तो कह दिया था अपना जेल हुकाम को कि आपको गद्दा फ्राहम कर दें, और फिर जज साहब ने मज़ीद कहा कि अगर गद्दा मिल गया है तो अब क्या चारपाई का भी ऑर्डर कर दें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लें। अब आ जाते हैं कोर कमांडर इजलास, जो कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सदारत में 260वां कोर कमांडर का इजलास हुआ। इस इजलास में नाज़रीन सबसे पहले तो जो शोहदा हैं उनके लिए जो है वो दुआ की गई, और फिर इसके बाद जो फ़लस्तीन के ऊपर इस वक्त इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा, ये तो इंतहा पे काम चला गया है कि वहाँ पे तकरीबन 3000 के करीब जो है वो शहादतें फ़लस्तीनियों की हो चुकी हैं,
और जो ज़ख्मी हैं वो तो 10,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो जो फ़लस्तीनों की कोर कमांडर के इजलास में मुकम्मल हमायत का, हर तरह की सियासी, कानूनी, हर तरह की हमायत का जो है वो इजहार किया गया और फिर ये कहा गया कि जो बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के ख़ात्मे का हमारे मुसलमान भाइयों का, फ़लस्तीनी भाइयों का मौक़िफ़ है, इसकी मुकम्मल हम सपोर्ट करते हैं। और फिर इसी कोर कमांडर के इजलास में जो सबसे ख़ास बात है वो ये थी कि आर्मी चीफ़ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ हुकूमती इदारों के साथ फ़ौज जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी, हुकूमती इदारों के साथ फ़ौज जो है मुकम्मल तौर पे तावन करेगी। अब आप देखें कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी, जो अपनी डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, जो कार्टल्स थे, जो माफियाज़ थे, उन्होंने क्या मुल्क में जो है वो कोहराम मचाया हुआ था। डॉलर ऊपर जा रहा था, डॉलर के साथ सोने की कीमतें, महंगाई ऊपर, अफरात ज़र बढ़ रहा था और महंगाई की शरह बढ़ रही थी। अब डंडा चला है हुकूमती इदारों का और सपोर्ट थी फ़ौज की, तो क्या हुआ? डॉलर नीचे आ रहा है। डॉलर नीचे आया तो आज आवाम को 40 रुपये, पहले 10 रुपये का और अब 40 रुपये का पेट्रोल में जो है रिलीफ दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जहाँ एक तरफ ये इक़दाम हो रहे हैं जिसका डायरेक्टली आवाम को आगे चल के फ़ायदा पहुँचेगा, एतराज़ किया जा रहा है कि फ़ौज क्यों सपोर्ट कर रही है। भाई हुकूमत को अगर मुश्किल है किसी जगह पे, वहाँ पे फ़ौज की अगर आपको तावन दरकार है, सपोर्ट दरकार है, तो फ़ौज पाकिस्तान का इदारा है ना, किससे आप सपोर्ट लेंगे? और ये अलमिया है, इसको समझना चाहिए। ये जो एक हमारी साइकी है ना कि हमने क्रिटिसाइज़ ही करना है, हमारी साइकी है कि हमारी कौम जो है वो डंडे से ही समझती है। जब डंडा नहीं था तो क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, माने प्रॉफिट जो है डॉलर के ऊपर कमाए जा रहे थे, तो तब तो फ़ौज नहीं थी, तो किसने कंट्रोल किया? अब फ़ौज ने इदारों को सपोर्ट किया है तो तब भी एतराज़। जब डॉलर बढ़ रहा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, तब भी उसमें से है वो इतराज़ किया जा रहा था कि इदारे कहाँ पे खड़े हैं। यानी हम किसी हाल में भी खुश नहीं होते। और इसी इजलास में, कोर कमांडर इजलास में आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा कि जो माफियाज़ हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, इसको मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। और जो तारिकीन वतन को मुल्क से बेदखल करने का जो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, कोर कमांडर इजलास में उस फैसले की भी सपोर्ट की गई है, उस फैसले की भी हमायत की गई है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।